ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स कि हम जी को हम उतने टाइम्स अपने आप के साथ ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ जाए। अब ये देखें जी पावर एन का मतलब है कि जी जो है जी के साथ कितनी दफ़ा ऑपरेट हो रहा है, एन टाइम्स। तो अगर तो मल्टीप्लिकेशन है तो ज़ाहिर है वो जी पावर एन होगा, लेकिन जब एडिशन होगी ऑपरेशन तो जी को आप एन टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एन टाइम्स जी इक्वल टू 0। इन एडिशन के केस में ये जो फार्मूला है उसको हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। डेफिनेशन में देखें सिंबल्स की बात हो रही है, इसका सिंबॉलिकली इसका मतलब है जी अपने आप के साथ एन टाइम्स ऑपरेट हो रहा है। अब ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, जब ऐड होगा जी एन टाइम्स तो वो एन टाइम्स जी इस तरह से लिखा जाएगा ना। तो एडिशन वाले क्वेश्चंस में हम इस सिंबल को चेंज करके इसमें लिखेंगे। तो हम जब भी थ्योरम्स करेंगे हमारी सिंबल्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होंगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमारी जो सिंबल्स हैं वो अगर एडिशन होगी तो हम उसको एडिशन के लिहाज से इंटरप्रेट करेंगे। तो ये ऑर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर ग्रुप है इसमें मुझे 3 का ऑर्डर बताएं, यानी कि 3 को मैं 3 के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। 3 को देखें मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ 9 आता है। 3 को जब मैं 3 टाइम्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आता है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है 27, मॉडुलो 10 क्या आता है 7। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 7 आया ना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 21। 81 मैम 81 आएगा, 81 आ जाएगा मैम। 3 तो को उसका 3 मॉडुलो 1 है। टाइम्स मॉडुलो 1 तो सेम है ना। हम 3 यस को 4 मैम, टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 81 आएगा। 81 आता आपकी है। आवाज ना आ रही। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। आपका फिर नेट का मसला होगा या कोई और म्यूट करें जो लोग बोल रहे हैं कुछ बैकग्राउंड में। जब आपने बोलना होता है, क्वेश्चन करना होता है, सिर्फ आप तब अनम्यूट करें अपने आप को। ओ नो, ओके कौन आओ, मैं क्लास ले लूं। तो अब आपने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इट मींस 3 का ऑर्डर क्या है 4 है। लेकिन अब आप ये देखें अगर मैं 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 3 पावर 8 ले लूं तो फिर भी मेरे पास क्या आएगा, आप करके देखिएगा फिर भी 1 ही आएगा, लेकिन 8 ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो हमें आइडेंटिटी दे। यानी हमें बहुत सारे इंटीजर्स आइडेंटिटी देंगे, जी की कई पावर्स आइडेंटिटी होंगी, लेकिन हमने वो वाली पावर जो है ऑर्डर कहलाएगी जो स्मॉलेस्ट होगी। जैसे 3 की पावर 4 जो है वो भी आइडेंटिटी है, 3 पावर 8 भी आइडेंटिटी है, 3 पावर 12 भी हो सकता है आइडेंटिटी हो, बल्कि होगी आइडेंटिटी। तो वो बाकी पावर्स ऑर्डर नहीं है, सिर्फ 4 इसका ऑर्डर है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या ऑर्डर होता है? 4। आइडेंटिटी एलिमेंट देखें आप 1 टाइम ऑपरेट करें आइडेंटिटी आ जाता है, आप इसको 2 टाइम ऑपरेट करें तब भी आइडेंटिटी, 3 टाइम ऑपरेट करें तब भी आइडेंटिटी। तो इसमें इटसेल्फ स्मॉलेस्ट होगा। क्या है 1। हाँ, 0 तो टाइम इसकी पावर तो 1 है, इसकी हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तो ऑर्डर क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो ये हमारी डेफिनेशंस हैं कुछ। आगे उन्होंने कुछ जैसे ये ग्रुप है, इसमें भी उन्होंने एलिमेंट्स के ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर वगैरह को एक्सप्लेन किया हुआ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को। बस 1 मिनट का मुझे टाइम मैम देते हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे बताएं। मैम ये जो मॉड्यूल है हम चेंज कर सकते हैं ना, जैसे पीछे U10 था तो U15 है, ये हाँ, खुद। तो मॉड्यूल 15 होगा, ये ऑपरेशन फिर वही होगा, अच्छा, मॉड्यूल 15 इसमें ऑपरेशन वही होता है। तो जैसे ये सारा इसमें ओके भी मैम। देखें एलिमेंट्स के उन्होंने U15 है ये बताया हुआ है कि ये भी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 15। इस ग्रुप का ऑर्डर, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 8 हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स के ऑर्डर इन्होंने निकाले हुए हैं, जैसे 7 है, 7 की इन्होंने पावर 1 ली तो 7 आया। 7 की पावर 2 लेंगे तो मॉड्यूलो 15 4 आएगा। 49 को 15 पर डिवाइड करेंगे तो
रिमाइंडर जो है वो 4 आएगा। इसी तरह से 7 पावर 3 ये आएगा। हमने पावर्स तब तक लेते जाना है जब तक हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ना आ जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे आएगा वहाँ पे हमने स्टॉप कर देना। इट मीन्स हमें अब ऑर्डर मिल गया है। 7 का ऑर्डर हेयर इट इज़ 4। टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ 11, इसी तरह से 11 का जो ऑर्डर है वो फाइंड आउट किया। 11 की पावर 2 लेने से 1 आ जाता है, इसलिए 11 वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, मजीद पावर्स नहीं लेंगे। फिर 11 का ऑर्डर 2 है। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर कंप्यूट किए हुए हैं। तो नीचे एग्जांपल्स में भी यही किया हुआ है कि ये फाइनाइट ग्रुप्स हैं, इनके एलिमेंट्स के ऑर्डर कंप्यूट किए हुए हैं। लेकिन ये जो इन्फिनिट ग्रुप है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑर्डिनरी एडिशन, ये जो है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑर्डिनरी एडिशन हेयर। अब आपको पता है z जो है क्या है, इन्फिनिट ग्रुप है। अब इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर हम देखते हैं कि कोई सा भी अगर हम इसमें नॉन जीरो एलिमेंट ले लें उसका ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिट। सिंस द सीक्वेंस, क्योंकि आप कोई सा भी इंटीजर सोच लें, फॉर एग्जांपल आप 2 ले लें, 2 को आप कितनी दफ़ा ऐड करेंगे अपने आप के साथ के आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए। 2 को 2 के साथ 2 दफ़ा ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, 3 टाइम्स ऐड करेंगे 2 को तो 6 बनेगा, 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। तो कभी भी 0 तो नहीं ना आएगा आपके पास। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि ग्रुप का जो ऑर्डर है हमें मिले ही ना, आपके पास आइडेंटिटी कोई भी पावर लेने से आइडेंटिटी एलिमेंट ना आए, तो हम कहते हैं कि उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, इन्फिनिट है। ठीक है। तो ए क्या है, जनरल इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 के लिए भी यही सिचुएशन होगी। 3 के भी हम अपने आप के साथ ऐड करते जाएंगे, इस तरह से इन्फिनिट मैनी सीक्वेंस बनता जाएगा, कभी भी आइडेंटिटी नहीं आएगा, 0 एलिमेंट नहीं आएगा 3 को 3 के साथ बार बार ऑपरेट करने से। तो जो इन्फिनिट ग्रुप्स हैं उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर इन्फिनिट ही होते हैं। फाइनाइट ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइनाइट होते हैं, और जो इन्फिनिट ग्रुप है उसमें तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर सवाए आइडेंटिटी एलिमेंट के इन्फिनिट होते हैं। अच्छा, सब ग्रुप आज हम नहीं करेंगे, बल्कि आज हम मजीद एग्जांपल्स कर लेंगे। मजीद एग्जांपल ग्रुप की जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं वो हमें पढ़ने हैं अभी। इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स, जैसे ये एक चैप्टर है। हाँ जी, हमने ये ग्रुप पढ़ना है, सिमेट्रीज ऑफ अ ग्रुप। सिमेट्रीज ऑफ अ ग्रुप का मतलब है, सॉरी, सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर। सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर का क्या मतलब है, सपोज वी रिमूव अ स्क्वायर रीजन फ्रॉम अ प्लेन। कि आपके पास एक प्लेन है, जैसे समझ लें आप एक वॉल है, वॉल जैसे टाइलों, स्क्वायर टाइलों से बनी हो। आप ये सपोज कर लें कि आप उसमें से एक स्क्वायर निकालें उस वॉल में से, और आप वापस उसको उसी जगह पर फिट करने की कोशिश करें वॉल में। ठीक है। तो आप उस टाइल को कितने वेज में फिट कर सकते हैं, कितने मुख्तलिफ तरीकों से मूव करके उस टाइल को फिट कर सकते हैं, स्क्वायर टाइल को। ठीक है। तो हमने वो मूवमेंट्स देखनी है, वो जो मूवमेंट्स हैं जो कि स्क्वायर को उसी जगह पे वापस फिट कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रीज। अब देखिए, आपने एक स्क्वायर निकाला है वॉल में से, आप उसको एज इट इज जैसे निकाला है वैसे फिट कर दें। ठीक है। या आप उसको थोड़ा सा घुमा कर फिर भी कर सकते हैं, आप उसको मजीद घुमा कर फिर फिट कर सकते हैं, आप उसको उल्टा आकर भी फिट कर सकते हैं। ठीक है। आप उसको टर्न करके फ्लिप करके भी फिट कर सकते हैं। तो कई तरह की मूवमेंट्स हैं। अब हमने देखना है हम कितने वेज में एक स्क्वायर को निकाल कर वापस उसी जगह पे फिट कर सकते हैं। इन सारी जो मोशंस हैं उनको हम सिमेट्रीज बोलते हैं, यानी कि जो इसकी शेप को फिक्स रखती हैं, ऐसी मोशंस जो इसकी शेप को फिक्स करती हैं, लेकिन इसमें हाँ जी, इसकी शेप को फिक्स करें। तो एक तो मोशन, फर्स्ट मोशन हमारी क्या है, रोटेशन ऑफ 0 डिग्री। रोटेशन ऑफ 0 डिग्री का मतलब है नो चेंज इन पोजीशन, कि जैसे आपने स्क्वायर निकाला है, आपने उसको कोई मूवमेंट नहीं, इसका मतलब नो मूवमेंट, आप उसमें कोई चेंज नहीं लाए, आपने एज इट इज उसमें फिट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं।
हाँ जी, नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, हाँ जी, ये जो है ये क्या है, रोटेशन ऑफ 90 डिग्री से रोटेशन है। 90 डिग्री का से रोटेशन का मतलब है कि आपने काउंटर क्लॉकवाइज जो है एंगल लेते हैं। सॉरी, ये जो है ये 90 डिग्री से रोटेशन है। इसमें आप काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यानी कि हर जो है कॉर्नर अगले स्टेप पे आपने कॉर्नर्स के नाम रख देना, 1 2 3 4 रख दें, या इस तरह से कलर्स के नाम रख दें, ग्रीन, ब्लू, वाइट और पिंक। तो जब आप 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, डब्ल्यू जो है वो पी की पोजीशन पे चला जाएगा, पी जी की पोजीशन पे चला जाएगा, जी बी की और बी डब्ल्यू की। तो ये देखें जो अब नई पोजीशंस आ गई हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी है मोशन, इसको हमने क्या नाम दे लिया है, R90 का। अगली हमारी मोशन क्या है कि अब हम 90 डिग्री से रोटेट करने की बजाय 180 डिग्री से रोटेट करते हैं इसको। इनके 90 डिग्री से पहले रोटेट करें, उसके बाद फिर 90 डिग्री से रोटेट करें, या डायरेक्ट 180 डिग्री रोटेट कर दें। इनके ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल हमने यही लेबल्स देने हैं। हमारा जो ओरिजिनल स्केल है उसके लेबल्स फिक्स हैं, WBGP ये ओरिजिनल। तो जब आप 90 डिग्री पे इसको मूव करेंगे, इस स्केयर को 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, ये आ जाएगा। इसको मजीद 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो टोटल रोटेशन 180 डिग्री आ जाएगी। तो अब हम इसको फिर 90 पे रोटेट कर देते हैं, अगर एक एक स्टेप आगे मूव कर देना, तो जो नई मूवमेंट आएगी वो क्या आएगा, BW वाली पोजीशन पे चला गया, ये आप देख रहे हैं इधर, ठीक है। WP वाली पोजीशन पे चला गया है, ये देखें, W इधर चला गया P वाली पोजीशन पे, और ये आपके पास नई न्यू मोशन आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन ऑफ 270 डिग्री। ज़ाहिर अब चेंज तो आई है ना, फिक्स तो नहीं ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं थी। इस मोशन में भी ज़ाहिर है स्केयर चेंज हो गया, इस मोशन में भी स्केयर के जो कॉर्नर्स हैं उनमें चेंज आई है, इस मोशन में भी स्केयर के कॉर्नर्स में आप देखें चेंज आई है। 180 डिग्री से हम पहले रोटेट कर चुके हैं, ठीक है। ये जो है ये 180 डिग्री से रोटेट कर चुके हैं। अगर इसी को हम मजीद 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो 180 प्लस 90 क्या आ जाएगा, 270। ये वाली मोशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इस मोशन में आपने ज़ाहिर फिर एक एक स्टेप फिर आगे आगे मूव कर जाना, इसको 90 डिग्री रोटेट करना ना, जी बी वाली पोजीशन पे चला गया इधर, ये देखें, ये इसी तरह से बी जो है वो डब्ल्यू वाली पोजीशन पे चला गया, बी इधर आ गया। अब ये एक मोशन आ गया, ये देखें, ये सारी ये जो चारों मोशंस हैं ये वाली, ये आपस में चेक कर लेना, डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, रिपीट नहीं हो रही। हमने रेपिटेशन थोड़ी रखनी है एक सेट में, क्योंकि ग्रुप क्या है, एक सेट है, इसमें रेपिटेशन ही होनी चाहिए। तो ये सारी मोशंस आप देखें, इधर कॉर्नर W है, इधर कॉर्नर B आ रहा है, ये वाला कॉर्नर G हो रहा है, ये P हो रहा है, ये सारे डिफरेंट हैं मोशंस, ठीक है। अगली हम मजीद ज़ाहिर है अगर इसको मजीद 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो 360 डिग्री वाली मोशन, इसको अगर आप मजीद 90 करेंगे तो आपके पास ये वाला मजीद ये ओरिजिनल स्केयर ही आ जाएगा, तो वो ये वाली मोशन आ जाएगी, इस मोशन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। R360 जो है वो ये वाली मोशन ही होगी, इसकी इक्वल आ जाएगी, इसलिए R360 इधर नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट जो मोशन है वो है फ्लिप अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको फिक्स रखना है, इसके अबाउट फ्लिप करना है, यानी इसको रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये वाली इस लाइन के पॉइंट्स फिक्स हैं, बाकी पॉइंट्स स्केयर के मूव कर जाते हैं। PW जो है ये वाली, ये जो ऊपर वाली साइड है ये फ्लिप करके नीचे आ जाएगी, और GB जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट है हम इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी फ्लिप कर सकते हैं स्केयर को, इनके लेफ्ट साइड जो है राइट पे मूव कर गई, और ये जो PG है ये इधर मूव कर गया है राइट साइड पे। इसके अलावा हम फ्लिप कर सकते हैं अबाउट मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल होता है ना जैसे मैट्रिक्स का, उस तरह से मेन डायगोनल के अबाउट ये हमने, यानी कि इस डायगोनल के पॉइंट्स सब फिक्स रहेंगे, P और B ने पोजीशन नहीं बदली, ये वाले जो है ना ये पोजीशन नहीं चेंज होगी, यही वाली होगी, लेकिन ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं ये पोजीशन चेंज कर लेंगे, W G आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट जो मोशन है वो है फ्लिप अबाउट द अदर डायगोनल। ये जो क्रॉस डायगोनल है अब इसके अबाउट भी आप फ्लिप कर सकते हैं स्केयर को, यानी इस लाइन के जो पॉइंट्स हैं G और W ये फिक्स ही हैं, और P और B आपस में जगह बदल लेंगे।
तो ये आपके पास मोशंस हैं। इसके अलावा आप जो भी मोशन सोचेंगे वो इन्हीं में से किसी एक के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 8 मोशंस हैं। पहली जो 4 मोशंस हैं वो क्या है, रोटेशंस हैं थ्रू एन एंगल। ठीक है, और अगली जो 4 मोशंस हैं वो क्या कहलाती हैं, रिफ्लेक्शंस। और ये इनकी हमने नोटेशंस रख ली हैं, R0, R90, R180, HVD, D'। ठीक है, अब इन नामों का मतलब आपको जुबानी याद होना चाहिए कि अगर R180 लिखा है तो इसका मतलब कैसी मोशन है, इसका मतलब ये वाली मोशन है 180 डिग्री से। डी का भी मतलब आपको जुबानी पता होना चाहिए कि क्या मोशन है। तो ये जो मोशंस का सेट है ये भी एक ग्रुप बनाता है, ये हमने चेक करना है। ये मोशंस का हमारे पास सेट है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हैं इस सेट को हम D4 कहते हैं। सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर को किससे डिनोट करते हैं हम, D4 से। ठीक है, इसके लिए सिंबल क्या है, D4 है। और इसमें जो ऑपरेशन है, इन एलिमेंट्स में क्या ऑपरेशन होगा बताएं जरा। मूवमेंट्स है ना, मूवमेंट्स क्या है, एक्चुअली मैपिंग्स हैं। ये जो मूवमेंट्स हैं आप ये देखें कि जैसे ये मूवमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ले लेते हैं, ये क्या है, एक किस्म की मैपिंग है। W किस पर मैप हो रहा है, P पर। P किस पर मैप हो रहा है, G पर। B W पर, G P पर। तो इनके एक आपके पास जो सेट है PWGB, ये किस सेट पर मैप हो रहा है, ये PWGB पर ही मैप हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसी मोशंस हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं, समझे, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये मोशंस हमारी एक्चुअली बाइजेक्टिव फंक्शन की ही स्पेशल टाइप है जो एक सेट से इटसेल्फ पर है। ठीक है, तो इन मोशंस के दरम्यान में ऑपरेशन क्या होगा, क्योंकि ये फंक्शंस हैं, तो जो फंक्शंस जो हैं वो कैसे ऑपरेट होते हैं आपस में बताएं ज़रा। फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, इसके अलावा कंपोज भी करते हैं। तो इन मोशंस पे जो ऑपरेशन है वो कंपोजिशन है, यानी कि ये जो आपस में ऑपरेट होंगी, जैसे H या V है, H और V को ऑपरेट करना होगा तो हम इनको कंपोज करेंगे। ठीक है, जैसे दो फंक्शन आप पहले पढ़ते आए ना, FOG। जब इसको किसी एलिमेंट पर अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले G अप्लाई कर देते हैं X पर, फिर F अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये वाला फंक्शन जो है G, ये पहले अप्लाई होता है, जो बाद में लिखा है वो बाद में अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करना इन्होंने इधर बता दिया, इधर ये देखें। अब इन्होंने कौन सी मोशन जो है इसको ऑपरेट किया है, इन्होंने HR90 जो है ये फाइंड आउट किया कि H को R90, H और R90 को अगर हम कंपोज करें तो आपके पास क्या मोशन आएगी, ये फाइंड आउट कर रहे हैं इधर इस स्टेप में। तो HR90 जो है वो D के इक्वल आई है। तो इन्होंने अब किस तरह से किया है HR90, अब हमने तरतीब एक ही रखनी है। वो HR90 को किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर पर, कि पहले वो H अप्लाई कर रहे हैं, फिर वो HR90 ये HR90 इनका D आ रहा है, यानी कि यहाँ से इन्होंने पहले क्या अप्लाई किया है, R90। ये देखें, जब मैं इसको किसी एक स्क्वायर पर अप्लाई करती हूँ, स्क्वायर मेरा क्या है, W, और ये वाला कॉर्नर B है, ये वाला कॉर्नर G है, ये P है। तो पहले क्या अप्लाई होगा, R90 वाली मोशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो इस स्क्वायर पर R90 अप्लाई किया है, यानी हमने इसको रोटेट कर दिया है 90 डिग्री पर, तो ये वाला आया। उसके बाद फिर ये वाला H अप्लाई करना है आपने इसके आंसर के ऊपर, जैसे FOGX करते हैं ना, बिल्कुल वैसे आंसर के ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया है, ऊपर वाली साइड नीचे चली गई है और नीचे वाली ऊपर चली गई है। तो अब यानी कि ये वाला ओरिजिनल स्क्वायर मूव होकर इस स्क्वायर में चेंज हो गया। तो ये वाली मोशन देखें, इस मोशन का नाम क्या है, GW, और ये वाला GW इधर चला गया, PB फिक्स है। ये देखें PB जो है ना ये फिक्स रह रहा है, लेकिन GW ने पोजीशन चेंज कर ली। तो ये वाली मोशन क्या थी,
मेन डायगोनल के एलिमेंट जब फिक्स हों और बाकी दोनों कॉर्नर्स इंटरचेंज हो जाएं तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? डी। यानी ये जो मोशन है ये डी आई है, ये वाली मोशन जो इसको इस पर मैप कर रही है। ऊपर देखें डी भी यही है, अगर आप इधर चेक करें ये डी है, ठीक है। तो ये जो नेट इफेक्ट आया मोशन का आपके पास, ये वाला डी आया है। तो इस तरह से हम तमाम मोशंस को आपस में ऑपरेट इसी तरह से कर सकते हैं जैसे इन्होंने इधर की करके दिखाया है कि R90 और H और R90 को जैसे ऑपरेट किया है वैसे ही आप तमाम मोशंस को ऑपरेट कर सकते हैं। और इन्होंने ऑपरेट भी किया है और इधर कैले टेबल बना के प्रूव किया है कि ये ग्रुप है। ये देखिए ये सारा D4 के एलिमेंट इधर भी लिख लिए, रो में भी और कॉलम में भी इन्हें लिख लिया। इसके बाद इन्होंने ऑपरेट किया R0 को सबके साथ ऑपरेट किया, तो ये लाइन जो है R0 का मतलब है नो मोशन, रोटेशन बाय 0 डिग्री यानी नो मोशन। तो ज़ाहिर बाकी मोशंस आ जाएंगे एज इट इज। R90 से ऑपरेट किया, R90 को R0 से ऑपरेट किया, R90 आ गया। R90 और 90 यानी 90 डिग्री से रोटेट किया, फिर 90 डिग्री से रोटेट किया तो आपके पास R180 आ गया। इसी तरह से R90 को R180, पहले 90 डिग्री से R90 R180 का मतलब क्या है? R90 R180 इसका मतलब है पहले 180 डिग्री से रोटेट हुआ, फिर 90 डिग्री से रोटेट हुआ, तो कितना हो गई रोटेशन टोटल? 270 डिग्री। ये 270 डिग्री। ऐसे ये वाली 90 और 270 पहले, यानी कि R90 R270 का मतलब है पहले ये वाली मोशन अप्लाई हुई, पहले ये वाली मोशन अप्लाई की, फिर हमने ये वाली R90 अप्लाई की, तो R360 बन गया, वो R0 के इक्विवेलेंट है। इसी तरह से R90H हमने अभी देखा कि ये D डैश इन्होंने लिया हुआ, लेकिन इधर R90H, ये H R90 तो D था, लेकिन R90H डिफरेंट है, ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, ये नहीं। R90 और H का आंसर D डैश आएगा, और ये आंसर आप लोगों ने खुद बाय हैंड फाइंड आउट करने आपको आने चाहिए, ठीक है। उन्होंने तो सारे ये जो हैं सारे ऑपरेशन इसी तरह से कर करके देखे हैं, इस तरह से, ठीक है, तभी आंसर निकलता है। और आप लोगों ने खुद से ये ऑपरेशंस कर करके देखने हैं कि ये कैले टेबल कैसे बनाए, सिर्फ देख के नहीं बना लेना आपने। अब इस कैले टेबल में आप देखें कि इस एरिया के अंदर वही वाले D4 के एलिमेंट ही रिपीट हो रहे हैं, कोई नया एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इट मींस कोई लॉ होल्ड करता है। ऐसे ही हर रो के अंदर आप देखें आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, हर रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसमें देखिए ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि ये बाकी एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर रहा, ये रो एज इट इज आ रही है। इसके अलावा हर रो के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस रो में भी है, इस रो में है, इसमें है, तो हर रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए कैरे टेबल में। और आइडेंटिटी एलिमेंट से हमें पता चलता है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स क्या है। जैसे ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमें बता रहा है कि R270 का इन्वर्स है R90, क्योंकि दोनों ऑपरेट होकर ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहे हैं। ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे बना है? इसके और इसके ऑपरेशन से। तो R90 और 270 एक दूसरे के क्या हैं? इन्वर्सेस हैं। इसी तरह से R180 और R180 एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। और इस रो में जो R90 है, R0 आइडेंटिटी एलिमेंट R0 है, ये बता रहा है कि H का जो इन्वर्स है वो H ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे एलिमेंट के इन्वर्सेस भी इसमें नजर आ जाएंगे। और फॉर एग्जांपल आपने इसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखे में सारे ऑपरेशंस के, आप फॉर एग्जांपल R90 का ऑर्डर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? R90 को जब हम 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे, 2 टाइम्स का मतलब R90 को R90 से ऑपरेट करेंगे, तो क्या आएगा आंसर? आपको यहाँ से नजर आ रहा है, R90 को R90 से ऑपरेट किया तो क्या आंसर आया है? R180। तो इसका जो आंसर है क्या है? R180।
अब अगर मैंने इसको आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, कोई ऑर्डर नहीं आया, तो मैंने क्यूब लेके देखती हूँ, यानी 3 टाइम्स ऑपरेट कर दूँ तो इसको मजीद यानी कि R90 से दोबारा ऑपरेट कर दूँ। R180 को R90 से ऑपरेट किया तो क्या आया, R180 को R90 से ऑपरेट किया तो क्या है, R270। तो ये आपके पास क्या आ गया, R270, यानी कि R3 जो R क्यूब जो है ये भी R270 आया। इसी तरह से R90 पावर 4 अगर आप लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, R90 की पावर 3 इंटू R90। तो वो क्या हो जाएगा, R90 की पावर 3 आपके पास क्या आया था, R270 इंटू R90, ठीक है। और तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, R270 R90। अब यहाँ से देख के मुझे बताएं किसके इक्वल है, R270 इधर है और R90 इधर है, दोनों का आंसर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट R0 आ गया। इट मीन्स R90 का जो ऑर्डर है ये क्या है, 4 है। इसी तरह से बाकी तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर आप लोगों ने फाइंड आउट करने और बताने हैं मुझे, ठीक है, कि इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की क्या ऑर्डर है। आर ये आइडेंटिटी है, जैसे इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर अभी हमने निकाला है क्या है, 4 है। ऐसे ही आपने बाकी एलिमेंट्स के ऑर्डर और इनवर्सेस जो हैं वो लिखने हैं। इसे क्या कहते हैं हम, डाइहेड्रल ग्रुप। डाइहेड्रल ग्रुप या ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर भी इसे बोलते हैं। इसमें ये वाला सेट है, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं। हर एलिमेंट का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए और हर एलिमेंट का इनवर्स आपको जुबानी पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें मजीद को एक्सप्लेन करने वाला कोई क्वेश्चन है तो पूछना इस टॉपिक में से, डाइहेड्रल ग्रुप में से। मैम ये 5th रो में डी को क्यों सर्कल किया हुआ है? The circle entry represented the fact that D is equal to HR90, यानी कि उन्होंने जस्ट इस फैक्ट को एम्फोसाइज किया है कि ये जो है D जो है ये कैसे आया, H और R90 को मल्टीप्लाई करने से। फिर ऊपर इन्होंने मल्टीप्लाई करके भी बताया ना इस एग्जांपल को, तो इसलिए इन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया। यानी कि इन जनरल ए बी नोट्स एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रो विद ए एट द लेफ्ट एंड द कॉलम विद बी एट द टॉप। अगर ए बी है तो इसका मतलब है ए जो है ये किस में एंट्री होगी, रो में होगी, इंटरसेक्शन ऑफ द रो विद ए एट द लेफ्ट एंड कॉलम विद बी एट द टॉप। जैसे ये एंट्री है, ये हमारी ए बी है, ए हमारा क्या है एच और बी हमारा क्या है इधर R90, एच R90, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि इनकी इंटरसेक्शन पे, ये दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, इधर से एक लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल, इधर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं इट मीन्स ये इसका क्या है, प्रोडक्ट है। यानी कि कैले टेबल में अगर हमने ढूंढना कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किया है तो हम देखते हैं वो लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मीन्स इनका प्रोडक्ट डी है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? मैम मतलब कि जो बाकी हमारे पास वैल्यूज थी उनकी कोई ना कोई हमारे पास आउटपुट निकल रही थी, इनकी कोई निकली नहीं, इसलिए उसने उसको डोनेट किया अलग। नहीं, उन्होंने जस्ट बताया है कि एच और R90 को मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर कहाँ पे लाई करता है। ये वाला एच और ये वाला R90, इसका आंसर उन्होंने कहा लोकेट करने का तरीका बस बताया है एग्जाम्पल के जरिए कि जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर इसका आंसर है। एच R90 का आंसर क्या है, डी। इसी तरह से एच और R180 का आंसर क्या है, एच और R180 का आंसर क्या है, बी। यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, लाइन जरा टेढ़ी हो गई ये, ठीक है। बस उन्होंने कैले टेबल में बताया कि जहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वही उनके प्रोडक्ट होंगे, जो लाइन के एंड पे एलिमेंट्स हैं उनके। चलें ठीक है, अब हम मजीद एग्जांपल्स एक दो और उदों ਕੀਤਾ ਆ ਉਦੋਂ 12:30 ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। हाँ जी, अरसलान साहब आप क्या बता रहे हैं?
तो इसमें क्या अब ये जो ग्रुप है D4, ये बताएं कि ये अबेलियन है कि नहीं है। तमाम पेयर्स के आंसर जो हैं वो आपस में तमाम पेयर्स कंप्यूट करते हैं, ए बी बी ए के इक्वल होता है हमेशा। जैसे HR90 है, इसका आंसर D है। लेकिन अगर मैं ये सॉरी ये गलती से लाइन लग गई, अगर मैं ये एलिमेंट ले लूँ HR90, इसका आंसर तो D है, लेकिन इसका आंसर इसके इक्वल है कि नहीं R90H के, बताएं। R90H का आंसर क्या है? R90H का मैम D डैश। R90 और H का D डैश है, ठीक है। तो इट मीन्स इन दोनों के आंसर इक्वल नहीं है। तो अब हमें एक पेयर मिल गया है कि जो कि कम्यूटेटिव लॉ को, इस कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है। इट मीन्स ये वाला जो ग्रुप है ये अबेलियन ग्रुप नहीं है। अबेलियन ग्रुप वही होता है ना जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे तमाम पेयर्स के लिए, कि जब भी हम दो एलिमेंट कोई से भी लें उनके लिए वो लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करें या राइट टू लेफ्ट में ऑपरेट करें, सेम आंसर है। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। इसके अलावा डाईहेड्रल ग्रुप्स आप और भी अगर शेप्स हैं उनकी भी सिमेट्रीज लेके आप डाईहेड्रल ग्रुप्स बना सकती हैं। तो जनरल जो डाईहेड्रल ग्रुप है, अगर आपके पास कोई सी भी एक रेगुलर एन गॉन है, रेगुलर एन कॉर्न है, अगर आपके पास कोई सी भी इनकी ऐसी शेप जिसके एन कॉर्नर्स हैं, रेगुलर शेप है। रेगुलर शेप का मतलब कि उसके कॉर्नर्स वगैरह सारी साइडों की लेंथ और सारे एंगल्स इसके बराबर हों, जैसे ट्राइंगल इस तरह की समझ लें, तीनों एंगल तीनों साइडें जिसकी बराबर हों, ये भी एक